गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने परमाणु की संरचना, परमाणु के संगठन, परमाणु के मूल कणों के बारे में जाना था। मूल कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दो मूल कणों की खोज काफी पहले हो गई। न्यूट्रॉन के बारे में काफी बाद में पता चला। सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई। बच्चों, आज मैं आपको परमाणु संरचना से संबंधित कुछ मॉडल के बारे में बताऊंगी। बच्चों, परमाणु की खोज के बाद हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला और उसके बाद ये जानकारी हुई कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। उदासीन इसलिए होता है क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन मतलब धन आवेशित मूल कण और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेशित मूल कण, ये दोनों बराबर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब धन और ऋण ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस जगह पे उदासीन हो जाता है, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता। बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की खोज के बाद परमाणु का उदासीन होना तो स्पष्ट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ कि ये दोनों कण परमाणु में कहाँ रहते हैं। आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति सामने वाली एक लंबी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये दोनों व्यक्ति उस बिल्डिंग में कहाँ रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको या तो बिल्डिंग में जाकर पता करना पड़ेगा, या फिर दूरबीन से पता करना पड़ेगा, या फिर किसी से पूछकर पता करना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ रिसर्च करनी ही पड़ेगी। इसी तरह परमाणु नाम के घर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों मूल कण कहाँ रहते हैं, इसके बारे में पता करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, रिसर्च किया। उसके बाद तीन मुख्य रूप से तीन वैज्ञानिक सामने आए, जिनमें जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, उन्होंने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उसके बाद आए रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया। उन्होंने अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि परमाणु में एक नाभिक भी होता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हम जान पाए कि परमाणु में एक नाभिक होता है। उसके बाद आए नील्स बोर। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको नील्स बोर ने दूर किया और उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो कि सबसे अच्छा, सुव्यवस्थित और सटीक मॉडल था। तो चलिए हम तीनों मॉडल के बारे में बारी बारी से जानते हैं। बच्चों, जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार प्लम पुडिंग या तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और तरबूज में खाने के भाग की तरह, मतलब गूदेदार जो हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं, उसकी तरह धनावेश उपस्थित रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बच्चों, जे थॉमसन ने अपना मॉडल इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद सन 1904 में प्रस्तावित किया था और उस समय तक परमाणु के नाभिक की खोज नहीं हुई थी। इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल तब तक की उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ही दिया गया था। उस समय तक परमाणु के बारे में दो जानकारियां ही उपलब्ध थीं। पहली ये कि परमाणु उदासीन होता है और दूसरा ये कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। उनके अनुसार परमाणु एक 10 की पावर -10 मीटर व्यास का एक ठोस धनात्मक गोला है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की तरह धसे हुए होते हैं, जो परमाणु के धन आवेश को संतुलित करते रहते हैं। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। अब चलते हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की ओर। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर
अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने इस प्रयोग में सोने की एक बहुत पतली पन्नी, मतलब 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पन्नी, उस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, मतलब अल्फा कणों की बौछार की, और इसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। बच्चों, जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की तो कुछ चीज़ें सामने आईं। कुछ अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए और कुछ अल्फा कण अपने पथ से या अपने मार्ग से विचलित हो गए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आए। और इन्हीं तीनों बिंदुओं के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले। अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए थे। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा कण जिन पर धन आवेश होता है वो ऐसी जगह से गुजरे थे जिसके आसपास कुछ धन आवेशित था, जिसकी वजह से वो विचलित हो गए थे, क्योंकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। और जो अल्फा कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आए, इसका मतलब था कि वहाँ पर कोई ऐसी ठोस चीज़ थी जिसकी वजह से वो अल्फा कण नहीं निकल पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो वहाँ पर नाभिक था, ठोस नाभिक, और जो विचलित हुए थे वो उसके आसपास के क्षेत्र से विचलित हुए थे, क्योंकि धनावेशित नाभिक है और धन आवेशित अल्फा कण भी है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना की। उनके अनुसार इस प्रकार का मॉडल स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। बच्चों, रदरफोर्ड के इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश, मतलब प्रोटॉन, केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है और परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। इसके बाद परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं और प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चित्र में आप हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में आप परमाणु संरचना संबंधी तीनों महत्वपूर्ण मॉडल से परिचित हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।